चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। और जो वो नया चैप्टर है वो हमारा शेयर्स से रिलेटेड है। कई सारी चीज़ें हैं इस शेयर्स में। इश्यू ऑफ शेयर्स है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, री इश्यू ऑफ शेयर्स है, और भी बीच में बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में कवर होते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड है यहाँ पे शेयर्स, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये शेयर्स है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि इस शेयर्स के साथ ऐसा क्या क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको हमें अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है और किस तरह से हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं। जब आपने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी 11th क्लास में, जब आपने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इनिशियली सबसे पहली एंट्री जो आपने की होगी वो आपने एंट्री की होगी कैपिटल की। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, क्योंकि जो जर्नल एंट्री पर वो क्वेश्चंस आते थे उसमें सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शंस वो ये बात करता था कि XYZ स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज सो एंड सो एज कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और मनी इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस में, उसे कहा जाता है कैपिटल। आप इसको कह सकते हो कि ये ओनर्स फंड है, जो भी मालिक हैं उनका पैसा होता है। एक चीज और समझते हैं, सबसे पहले जब आपने अकाउंटिंग समझी तो वो किस तरह के बिजनेस की अकाउंटिंग समझी। आपने अकाउंटिंग समझी थी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पर सिर्फ एक ओनर होता है, होल सोल वही, उसमें एक मालिकाना हक उसका रहता है, वही उसमें सारा पैसा इंट्रोड्यूस करता है और वही उसमें काम करता है, और प्रॉफिट या लॉस सभी उस सोल प्रोप्राइटर का, उस अकेले पर्सन का ही होता है। उसके बाद आपने अकाउंटिंग सीखी पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ा सा बच्चे डिफरेंट मॉडल हो गया। यहां पर एक की जगह मिनिमम 2 लोग होते हैं जिन्हें हम पार्टनर कहते हैं। मिनिमम पार्टनर्स 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक बिजनेस हो गया कि उस बिजनेस की अकाउंटिंग एंट्रीज आप कैसे करोगी, वो हमने सीखा था पार्टनरशिप बिजनेस में। अगर मैं अब बात करूं तो आपको अब बच्चे अकाउंटिंग सीखनी है कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या है? कंपनी बेसिकली एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन। जैसे प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, वो एक नेचुरल पर्सन है, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, वो नेचुरल पर्सन है। लेकिन जो वो पार्टनरशिप फर्म है, अगर उस फर्म की बात की जाए तो वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी बच्चे एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि डिफरेंट है अपने ओनर से, मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयज से, डायरेक्टर से, सबसे डिफरेंट है, अलग है। और कंपनी की बात भी करें तो बच्चे कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को फॉर्म करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ता है। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनिमम कितने लोग होंगे, मिनिमम कितनी कैपिटल्स होंगी, तो वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल करके हम एक कंपनी को फॉर्म करते हैं, इनकॉर्पोरेशन जिसको कहा जाता है। जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है, एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उस कंपनी को मिल जाता है कि वो कंपनी फॉर्म हो चुकी है। उस कंपनी का आप कह सकते हो नेचुरल नहीं बट एक आर्टिफिशियल बर्थ हो चुका है। तो कंपनी में भी अगर आप देखोगे तो बच्चे एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक हमारी आ जाती है लिमिटेड कंपनी।
वैसे तो लॉ में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मेरे को मोटा मोटा डिफरेंस आपको बताना हो, जो लिमिटेड वर्ड है, लिमिटेड का वर्ड जो है उसका मतलब लाइबिलिटी को लिमिट करने से लेकर है। मतलब कि इस कंपनी की जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। कहाँ तक लिमिट होगी? उस कंपनी की जितनी भी असेट्स हैं वहाँ तक लिमिट होगी। इसके पीछे जो भी पर्सन्स हैं उनको पर्सनली लायबल नहीं बनाया जाए जनरल केसेस में, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। मोस्टली केसेस में, जनरल केसेस में, बट एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जहां पर जो इसके पीछे पर्सन है उनको भी लायबल बनाया जाता है, बट जनरली उस कंपनी की लाइबिलिटीज लिमिटेड रहती हैं, मैक्स टू मैक्स उस कंपनी की जितनी भी असेट्स है। अब बात करते हैं, जो वर्ड आप देख रहे हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप आम जनता से, पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकते। अगर मैं बात करूं लिमिटेड कंपनी की, लिमिटेड कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, पब्लिक से आप पैसा ले सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर बात की जाए तो यहां पर अगर मैं फंड्स की बात करूं, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, यहां पब्लिक का पैसा नहीं आ सकता। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फंड्स की जरूरत है तो फंड्स के लिए वो सबसे पहले तो जो खुद के उनके पास पैसे होंगे वो अपना फंड्स इसमें कंपनी में लगाएंगे, अपना फंड्स लगाएंगे, अपनी फैमिली से लेंगे, अपने फ्रेंड्स से लेंगे, अपने रिलेटिव से लेंगे, राइट। इन लोगों से पैसा लेकर वो कंपनी में फंड्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं, बट आम जनता से वो पैसे नहीं मांग सकते। अगर आम जनता से पैसा मांगना है तो आपको लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी होगी। पहली चीज तो लिमिटेड कंपनी फॉर्म करोगे, इसको कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड। लिमिटेड हम वर्ड यूज करते हैं, बट लिमिटेड का मतलब ही अपने आप में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो पब्लिक से फंड्स रेज कर सकती है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करने के बाद। एक रेगुलेटरी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां पे अपने आप को लिस्ट करवाना होता है, तो वहां पर लिस्ट करवा के आप पब्लिक से पैसे मांग सकते हो। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बताने की कोशिश करूं तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकते, सेल्फ फंडिंग होते हैं, खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। सेम मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म में भी खुद का पैसा ही लगाना पड़ता है। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के केस में लिमिटेड कंपनी में आप पब्लिक से फंड्स अरेंज कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप नॉर्मली जनता से पैसा नहीं ले सकते हो। यस, कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स होंगे आपके। जैसे मैंने कहा, खुद से फंडिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, छोटा सा नेटवर्क होगा, आप उनसे फंड्स लेकर अपना प्राइवेट बिजनेस चला सकते हो, बट आम जनता से पैसा नहीं मांग सकते। उसके लिए आपको लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी होगी और अपने आप को लिस्ट कराना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप जो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, ये बेसिकली अब आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। अगर यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है तो शेयर्स की बात हम कंपनी से रिलेटेड करेंगे, और उसमें भी आप ये मान के चलो कि हम लिमिटेड कंपनीज की बात करेंगे, राइट। अब यहां पर किसी भी कंपनी को फंड्स की जरूरत है, पैसा चाहिए। बिजनेस को चलाने के लिए बच्चे पैसा चाहिए, बिना पैसों के बिजनेस नहीं चलेगा। एक कंपनी है जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, और उस प्रोजेक्ट में आप मान के चलो कि हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 करोड़ की जरूरत है। या थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, इतना नहीं लेते, सिर्फ 1 करोड़ ले लेते हैं। 1 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़ रुपए चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। अब ये कंपनी कहां से फंड्स अरेंज करेगी? सबसे पहले तो सेल्फ फंडिंग, इनके खुद के पास कितना है?
अपनी फैमिली से कितना अरेंज कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से कितना अरेंज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कितना अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से अपने खुद के फंड्स वो कितने अरेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर 25 लाख रुपीस खुद से अरेंज कर लिए। फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे, मान लो बैंक की तरफ, बैंक्स के पास जाएंगे और बैंक को अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे, जो भी बैंक की फॉर्मेलिटीज हैं वो सब पूरी करेंगे, उसके बाद बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं बैंक से लोन अप्लाई किया, बट ऐसा तो नहीं होता कि आप जितना लोन अप्लाई करोगे आपको मिल ही जाएगा। बैंक बहुत सारी चीजें देखता है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखता है, उसके बेस पर आपको लोन दिया जाता है। बैंक ने मैक्सिमम आपकी जो औकात है, अदरवाइज मत लेना, आपकी जो एक औकात है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो लगाई 25 लाख रुपीस कि हम आपको 25 लाख रुपए का लोन दे देंगे। अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास 50 लाख तो अरेंज हो गया, मुझे 50 लाख रुपए और चाहिए, और ये 50 लाख रुपए कहीं से मुझे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ये 50 लाख रुपए पब्लिक से अरेंज करते हैं, आम जनता से जाकर पैसा मांगते हैं। आम जनता से जब पैसा मांगने जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से एक प्रोसीजर रहता है, एक आईपीओ निकाला जाता है, इनिशियली पब्लिक ऑफिसर, इनिशियली पब्लिक ऑफर, एक ऑफर निकाला जाता है पब्लिक के लिए। पब्लिक को बताया जाता है बेसिकली कि हम ये कंपनी है, ये हमारे फाइनेंशियल्स हैं, ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये हमारा मैनेजमेंट है, ये हमारा विजन है, मिशन है, इस तरह का हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फ्यूचर में जो हमारी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। इस तरीके से सारी डिटेल्स, एक तरह के प्रोस्पेक्ट्स बना लिया जाता है, और उसके बाद पब्लिक के पास जाया जाता है कि आप आओ और हमें पैसा दो, हमें 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप आओ और हमें पैसा दो। अब बात ये होती है कि रेगुलेटरी कंपनी ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है उनसे पैसा लिया जाए, जो भी पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है। अब अगर हम बात करें कि 50 लाख रुपए सीधा लेने की या लाखों में लेने की, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास लैक्स ऑफ रुपीज नहीं है, सम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हैं, या सम हंड्रेड्स ऑफ रुपीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो यहाँ पे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट होगी, पब्लिक इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी, और इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ होती है कि हमें क्या फायदा होगा, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी लोगों से पैसा मांगने जा रही है, कंपनी चाहती है कि हम कोशिश करें छोटे से छोटा इन्वेस्टर जिसके पास कम पैसे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो हम उसके लिए ऑप्शंस ओपन रख पाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपीस की, इसको मैं कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहता हूं। मान लेते हैं मैं बहुत छोटा टुकड़ा कर देता हूं इसका, 50 लाख रुपए को मैं बोल देता हूं 5 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का, मतलब मैंने जो 50 लाख रुपए मेरे को कैपिटल चाहिए, मैंने इसको बहुत ही छोटे टुकड़े में, इट कैन बी 1 रुपी, इट कैन बी 10 रुपी, इट कैन बी 100 रुपीज, तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इस कैपिटल को तोड़ दूंगा। और अगर मैंने एक शेयर, एक टुकड़ा 10 रुपए का फाइनल किया, 10 रुपीज का मैंने उसका एक हिस्सा बनाया, तो टोटल 50 लाख रुपए अरेंज करने के लिए ऐसे कितने शेयर की जरूरत है, इसे कहा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। तो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एट ₹10 ईच, इसे कह देंगे बच्चे नंबर ऑफ शेयर्स।
अगर मैंने 50 लाख रुपए को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और मैंने कहा एक जो टुकड़ा है उसका जो एक हिस्सा है उसकी मैंने 10 रुपए वैल्यू बना दी, तो अगर मैंने एक हिस्से की 10 रुपए वैल्यू बना दी और मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो इसका मतलब वो जो एक हिस्सा है, या अगर मैं उसको शेयर बोल देता हूं, उसे ही शेयर कहा जाता है। एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे कि मेरे को 50 लाख रुपीस उसकी वैल्यू बन जाए। तो बच्चे 5 लाख शेयर्स होंगे 10 रुपीस का ईच, राइट। अगर यहीं पर मैं एक शेयर की वैल्यू 1 रुपी बना दूं तो मैं क्या बोलूंगा, तब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बच्चे, तब नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 50 लाख। 50 लाख रुपीस मुझे चाहिए, 50 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एट रुपीस 1 ईच, राइट। और अगर मैं एक शेयर की वैल्यू लगा दूं 100 रुपीस, तो ऐसे केस के अंदर जो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हो जाएंगे बच्चे 50,000 रुपीस। 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट रुपीस 100 ईच। जब आप नंबर ऑफ शेयर्स को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू ऑफ 1 शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, तो हर केस में आपके पास जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा बच्चे, 50 लाख रुपीस आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। उसका पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन इन्वेस्ट कर पाए हमारी कंपनी के अंदर। इट कैन बी 10 रुपीज, इट कैन बी 1 रुपीज, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, अलग अलग उसके अंदर प्राइजेस हो सकते हैं। अब बच्चे आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर, अच्छा अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली जब आईपीओ निकलता है, इनिशियली पब्लिक ऑफर जब निकलता है, उस टाइम पे जो पब्लिक से पैसा लिया जाता है, तो जनरली ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को एक शेयर भी लेना है तो वो एक शेयर भी अप्लाई करे। प्रैक्टिकली मार्केट से वो एक शेयर परचेज कर सकता है, बाद में जब एक बार आईपीओ निकल गया, मार्केट में शेयर्स अलॉट हो गए, अलॉट होने के बाद मार्केट में उसकी सेल परचेज चलती रहती है अलग अलग प्राइसेस पे। हर थोड़ी देर के अंदर प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनिशियली पब्लिक ऑफर की, जिस समय कंपनी ने ऑफर निकाला उस समय प्रैक्टिकली ऐसा कम होता है कि वो एक शेयर आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा वो पॉसिबल बनाए। जनरली एक लॉट साइज होता है, एक लॉट साइज बना दिया जाता है, और मान लो यहां पर लॉट साइज बोल दिया कि कम से कम आपको 100 शेयर्स तो लेने ही होंगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो कम से कम 100 शेयर्स का लॉट आपको लेना ही होगा। अगर ये 10 रुपीज ईच का है तो मतलब आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और अगर मैंने कहा ये 100 रुपीज ईच का है तो ऐसे केस में आपको मिनिमम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो एक लॉट साइज प्रैक्टिकली इसका एक लॉट साइज बना दिया जाता है, और एक मिनिमम अमाउंट कंपनी चाहती है कि कोई अगर अप्लाई करे तो मिनिमम इतना अमाउंट तो हमें देने के लिए एग्री हो, तो ये एक बनाया जाता है। लेकिन आईपीओ निकलने के बाद जिन लोगों को शेयर्स मिल जाते हैं, अलॉट हो जाते हैं, वो लोग मार्केट में इन शेयर्स को सेल परचेज कर लेते हैं। आपने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में। उस शेयर मार्केट में यही शेयर्स जो हैं इनकी सेल परचेज चलती रहती है, प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये एक बेसिक जो था शेयर्स को लेकर, वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये भी अपने आप में क्या है, एक कैपिटल ही है, राइट। जो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे या ये फंडिंग कंपनी को देंगे, वो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। जिनको भी जो अप्लाई करेंगे वो नहीं, जिनको कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी, जिनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे वो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। और शेयर होल्डर मतलब बनने का मतलब ये है कि उनका एक तरह से ओनरशिप राइट है,
वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वही कंपनी के ओनर होते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आपने कितने शेयर्स लिए हैं, तो आपकी ओनरशिप कितने परसेंटेज की है, 1% के ओनर हो, आधे % के ओनर हो, 10% के ओनर हो, या उससे भी कम हो। तो इट डिपेंड्स। बड़ी बड़ी कंपनीज में थोड़ा सा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया तो आपका ओनरशिप राइट 0.00001% जितना भी हो सकता है, बट यस यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ऐसा कहा जाएगा। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप ओनर हो कंपनी के। अब ये बात तो बच्चे हमने देख ली। एक चीज और समझनी है जो बहुत जरूरी है। 50 लाख रुपए अगर कंपनी को 50 लाख रुपए अगर कंपनी को वन गो में चाहिए, वन गो में चाहिए का मतलब अगर कंपनी को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है या ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अभी इमीडिएटली एकदम से ही 50 लाख रुपए चाहिए। मान लो कहीं पे कुछ लाइसेंस लेना है, उस लाइसेंस के लिए 50 लाख रुपए देने हैं, या कोई एक बनी बनाई बिल्डिंग लेनी है, या एक बनी बनाई फैक्ट्री परचेज करनी है, या कुछ भी ऐसा कि इनिशियल आपको इमीडिएटली 50 लाख रुपए चाहिए। तो ऐसे केस में मैं मान लेता हूं 5 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच। मैं ये केस मान के चलता हूं कि जो हमने ब्रेक डाउन किया, एक शेयर की वैल्यू वो की 10 रुपए, और 5 लाख शेयर्स हमारे टोटल हो गए। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, जो भी उनके शेयर्स हैं 5 लाख शेयर्स, उस पे 10 रुपए इमीडिएटली ही मांग लेंगी, इमीडिएटली डिमांड कर लेंगे कि हमें तो 10 रुपए अभी चाहिए इमीडिएटली। आपको पूरे 10 रुपए देने हैं शेयर होल्डर्स को, जिनको फाइनली शेयर्स अलॉट होने वाले हैं उनको इमीडिएटली 10 रुपए देने होंगे। बट केसेस इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। इससे डिफरेंट क्या हो सकते हैं, कंपनी को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट 50 लाख रुपीस वन गो में नहीं है। कंपनी का प्लान है अभी तो हम एक लैंड परचेज करने जा रहे हैं, अभी तो लैंड परचेज करेंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसकी फिजिबिलिटी चेक होगी, बहुत कुछ होगा। उसके 6 महीने 8 महीने या 1 साल के बाद जाकर वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। 1 साल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगेगा, उसके बाद हम मशीनरीज परचेज करेंगे, उसके बाद हम रिसोर्सेज हायर करेंगे। तो कंपनी को ऑपरेशन में आते आते 2.5 3 4 साल लग सकते हैं। तो ऐसे केस में उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट भी एक ही साथ नहीं होती। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, इस 10 रुपए को भी ये पहले ही बच्चे फिक्स हो जाएगा कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, पहले ही फिक्स हो जाएगा एट द टाइम ऑफ जब वो आईपीओ निकाला गया, जब वो अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर, तो उनके सामने क्लियर हो जाएगा एक शेयर की वैल्यू क्या रहेगी। इसे कहा जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इस शेयर की वैल्यू मार्केट में अलग हो सकती है। अगर मार्केट में कंपनी अच्छा कर रही है, रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो इस शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, तो इसी शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ सकती है। और अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई हैं उस कंपनी को लेकर, या वट एवर द रीज़न, मार्केट में इस कंपनी के शेयर की वैल्यू कम भी हो सकती है। जो मार्केट में लोग सेल परचेज कर रहे हैं वो इसको महंगा या सस्ता, इट डिपेंड्स मार्केट में कैसी डिमांड है, उसके बेस पर कम ज़्यादा हो सकता है। बट अगर हम बात करेंगे इस शेयर की फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए ही रहेगी। मार्केट में अगर ये 15 का बिक रहा है तो हम कहेंगे 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर मार्केट में इस समय 15 का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, क्योंकि उस कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल या उसकी नेटवर्थ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर हम कहें मार्केट में इसकी वैल्यू 6 रुपए हो चुकी है, तो कहा जाएगा 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर इस समय मार्केट में 6 रुपए का है, राइट। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज ही रहेगी, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये है 10 रुपए फेस वैल्यू। अब मैंने आपको बताया कंपनी को वन गो में रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी को सबसे पहले मान लेते हैं
इनिशियली 20 लाख रुपीस चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी? 20 लाख रुपीस, तो शेयर्स तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बच्चे 5 लाख ही रहेंगी। उन 5 लाख शेयर्स पे कंपनी अभी के लिए 2 रुपये मांग लेगी कि अभी 2 रुपये दे दो 5 लाख शेयर्स पे। जितने भी लोगों ने वो 5 लाख शेयर्स होल्ड किए हैं, जिनको ये 5 लाख शेयर्स अलॉट हुए हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पर्सन कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके पास वो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पर 2 रुपये कंपनी मांगती है इनिशियल में कि पहले आप 2 रुपये देना, तो ये हो जाएंगे 20 लाख रुपए। और कुछ टाइम के बाद हम आपसे कुछ पैसा और मांगेंगे, मान लो फिर से 2 लाख रुपए 2 रुपये मांग लिया, 2 रुपये पर शेयर। और उस केस में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2 रुपये, तो बच्चे ये होगा 10 लाख। 10 लाख रुपए की इनिशियली नीड थी, तो 2 रुपीज मांगे। उसके बाद फिर से कुछ टाइम बाद 10 लाख की जरूरत पड़ी, तो इस शेयर पे फिर से 2 रुपए की डिमांड की गई। उसके बाद मान लेते हैं कंपनी को जरूरत पड़ी 15 लाख रुपए की। जब 15 लाख की जरूरत है तो इन शेयर होल्डर से इन शेयर्स पर 3 रुपए हम मांग लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, उससे ज़्यादा पैसे हम नहीं मांग सकते। मैक्सिमम 10 रुपीज़ ही हम डिमांड कर सकते हैं। अगर हम 7 रुपीज़ यहाँ पर मांग चुके हैं तो आगे चल के हम 3 रुपए और डिमांड कर सकते हैं। अब 3 रुपए चाहे टुकड़ों में लो, एक एक रुपए करके 3 रुपए लो, 2 रुपए और 1 रुपए करके लो, या 3 रुपए इकट्ठे लो, जैसी कंपनी की नीड है मान लेते हैं। उसके बाद फिर से 3 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो 15 लाख रुपए और हम डिमांड कर लेंगे, मतलब कंपनी डिमांड कर लेगी। टोटल वैल्यू की बात की जाए बच्चे, टोटल वैल्यू वही हमारे पास 50 लाख रुपीस आ जाएगा। तो 2 सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन हमारे पास ऐसी है जहां पे कंपनी को 1 गो में रिक्वायरमेंट है, पूरे 50 लाख अभी चाहिए। ऐसे केस में 10 रुपये हम इमीडिएटली पूरे 10 रुपये मांग लेते हैं। और दूसरी सिचुएशन ऐसी है जहां पे ये चाहिए तो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस ही चाहिए, बट 1 गो में नहीं चाहिए, टुकड़ों में पैसा आ जाए तो चलेगा। तो ऐसे केस में कंपनी अपने पास चेक करेगी कब कब उनको कितना कितना अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से इस फेस वैल्यू के टुकड़े कर दिए जाएंगे। और जो हम टुकड़े करेंगे इनके कुछ नाम होंगे। वो नाम क्या होंगे? जो स्टैंडर्ड नाम चलता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो 2 रुपये मांगे जाएंगे बच्चे, इसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। और इसे एप्लीकेशन मनी क्यों कहा जाता है, या हम कहें क्योंकि इसका नाम एप्लीकेशन मनी है, तो ये 2 रुपये आपको एप्लीकेशन के साथ देने हैं। जब कंपनी शेयर्स पब्लिक ऑफर निकालेगी, उस समय जो भी पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है उसे ये 2 रुपये पर शेयर देकर अप्लाई करना होगा। अगर मैं 1000 शेयर्स चाहता हूं इस कंपनी के 1000 शेयर्स, तो 1000 मल्टीप्लाई 2, मेरे को 2000 रुपये कंपनी को देने होंगे अगर मैं 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। अगर मैं 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो 10,000 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूं 500 मल्टीप्लाई 2। देख लिया जाएगा कंपनी जो शेयर्स निकाल रही है क्या उसका कोई लॉट साइज है। अगर उसका कोई लॉट साइज है तो उस लॉट साइज में ही आप उसको अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद बच्चे क्या होता है, एप्लीकेशन मनी जब आ जाती है तो उसके बाद शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैंने 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स इशू किए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 लाख शेयर्स इशू किए और 10 रुपीज ईच उसकी फेस वैल्यू है, तो जो लोग अप्लाई करेंगे, जो भी उन शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, उन सब की
जो एप्लीकेशन होगी उनको मिला के नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट 5 लाख ही बनी, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं है। थियोरेटिकली पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो वहां पर बोल देगा हमने 5 लाख शेयर्स इशू किए और लोगों ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट प्रैक्टिकली ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन जितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है बाकियों को नहीं पता। मैं 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग कितने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जिन भी सब लोगों ने अप्लाई किए उन सब ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्ट 5 लाख होंगे। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोर और लेस हो भी जा सकता है, बट ऐसा 99.99% केसेस में नहीं है। या तो लोग ज़्यादा के लिए अप्लाई कर देंगे या कम के लिए अप्लाई कर देंगे। अब ज़्यादा के लिए या कम के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी तो उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया। मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 5 लाख शेयर्स हैं और लोगों ने अप्लाई कर दिया 6 लाख शेयर्स के लिए, 6 लाख शेयर्स के लिए। ये बिल्कुल ऐसा समझ लो कि मान लो किसी की एक शॉप है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है और शॉप के सामने एक स्कूल है जहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ सारे लोग भागकर शॉप की तरफ आए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। भागकर आए या आराम से आए, उस शॉप पर जो कोल्ड ड्रिंक है फ्रिज में रखी हुई है वो है सिर्फ 20 कोल्ड ड्रिंक्स। अब उस शॉप में 20 कोल्ड ड्रिंक्स है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि 20 ही लोग उनके पास आएंगे कोल्ड ड्रिंक मांगने के लिए। हो सकता है 25 लोग आए, हो सकता है 30 लोग आए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग आए और कम भी आ सकते हैं। बट शॉपकीपर मैक्सिमम कितनी कोल्ड ड्रिंक्स दे पाएगा, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स सेल कर पाएगा? शॉपकीपर के पास अगर 20 कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक है तो वो 20 कोल्ड ड्रिंक्स ही मैक्सिमम दे पाएगा, इससे ज़्यादा दे ही नहीं पाएगा। राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। समटाइम्स कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर कुछ जब एडमिशन ओपन होते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ अप्लाई करते हैं। अब उस कॉलेज में मान लो कि सीट्स हैं 400 सीट्स हैं उस कॉलेज में एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 400 बच्चे ही अप्लाई करेंगे, कम भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मान लो अगर ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, 1000 बच्चों ने अप्लाई किया, तो वो कॉलेज मैक्सिमम कितनी सीट्स अलॉट कर पाएगा? 400 ही अलॉट कर पाएगा। तो सिंपल सा मतलब है मेरे पास जितना स्टॉक है उससे ज़्यादा मैं नहीं बेच सकता। क्लियर? ऐसे ही कंपनी में अगर 5 लाख शेयर्स इशू किए गए, एप्लीकेशन चाहे 6 लाख के लिए आए, चाहे 10 लाख के लिए आए, चाहे 20 लाख लोग अप्लाई कर दें, 20 लाख शेयर्स के लिए चाहे लोग अप्लाई कर दें, मैं मैक्सिमम 5 लाख शेयर्स ही दे पाऊंगा। बाकी का क्या होगा उसकी भी बात करेंगे, बट मैं मैक्सिमम 5 लाख शेयर्स दे पाऊंगा। बट जब वो लोग अप्लाई कर रहे होंगे तब तो बच्चे सबके लिए 2 रुपये पर शेयर देना ज़रूरी है। अगर मेरे पास 6 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई तो सब ने 2 रुपये दे दिए होंगे, यानी कि मेरे पास 12 लाख रुपए आ गए होंगे। क्लियर? एक बार तो मेरे पास 12 लाख आ गए होंगे, बिल्कुल मेरे बैंक में आ गए होंगे 12 लाख। बट मैं किसी भी हाल में 6 लाख शेयर्स अलॉट कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए अप्लाइड और अलॉटेड ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। अगर मैं बात करूं लोगों ने अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए किया, अगर मैं इसकी बात करूं तो लोगों ने अप्लाई किया 6 लाख शेयर्स के लिए। 6 लाख शेयर्स के लिए प्राइस क्या होगा बाद में बात करते हैं, अभी नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं। अप्लाई किया 6 लाख शेयर्स के लिए, बट मैं अलॉट कर पाऊंगा मैक्सिमम 5 लाख शेयर्स। क्लियर? तो जब एप्लीकेशन आएंगी तो जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं जितने शेयर्स के लिए उस हिसाब से एप्लीकेशन आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं उसके बाद की बात करूं, मुझे उसमें से कुछ स्क्रूटनी करनी होगी, कुछ सिलेक्शन करना होगा कि मेरे को तो सिर्फ 5 लाख शेयर्स ही देने हैं। वो कैसे देने हैं, किसको देने हैं, वो सब बातें क्वेश्चंस में आएंगी। लेकिन उसके जो बाद का पैसा मांगा जाएगा
नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मांगी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से मांगी जाएगी जिनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन के टाइम पे तो सबके लिए ओपन है, कितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। लेकिन उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट कर देंगे। जिनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, और जिनको अलॉट नहीं करेंगे वो आगे उनको हम पैसा वापस करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसकी डिस्कशन आएगी, लेकिन वो लोग शेयर होल्डर्स नहीं बन पाएंगे। जिनको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे वही शेयर होल्डर्स हैं, और फ्यूचर की मनी सिर्फ उन्हीं से ही मांगी जाएगी। जिनकी एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट नहीं की, मतलब कि उनको पैसा वापस कर दिया, उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए, क्या आगे का पैसा उनसे मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। उनको शेयर्स दिए नहीं और कहा अगले 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ गई जी, ले आओ 2 रुपए, वो कहेगा भैया मेरे को शेयर्स तो दिए ही नहीं आपने, 2 रुपए कहाँ से दी? क्लियर? तो इस केस के अंदर जो हमारे नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो रहेगी अलॉटेड। जो हमारे शेयर होल्डर्स बनेंगे सिर्फ उनसे डिमांड कर पाएंगे। इसीलिए जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसका नाम होता है बच्चे अलॉटमेंट मनी। इसको कहा जाता है अलॉटमेंट मनी। ये बेसिकली उस समय मांगी जाती है जब हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं। जैसे हम शेयर्स अलॉट करते हैं, कहते हैं कि ठीक है अब आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 2 रुपये आप और ले आओ, और इसका नाम है अलॉटमेंट मनी। आगे की बात की जाए तो वो अलॉटमेंट वाले से ही आगे हम इंस्टॉलमेंट मांग पाएंगे। जितने भी इंस्टॉलमेंट मांगे सिर्फ उनसे जिनको शेयर्स अलॉट किए, राइट। फर्स्ट स्टेज पर ज़्यादा लोग या कम लोग आ सकते हैं, ज़्यादा लोग आ सकते हैं, बट हम मैक्सिमम उतने ही शेयर्स दे पाएंगे जितने हमने इशू किए हैं, जितना हमारे पास स्टॉक है शेयर्स का, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद जो हम 3 रुपीज़ मांगेंगे या 3 रुपीज़ मांगेंगे या आगे और भी हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। इसके बाद जो पैसा मांगा जाएगा उनका जो नामकरण है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको कहा जाएगा फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल मनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बच्चे सेकंड कॉल। ऐसे ही अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स और ज़्यादा बनाऊंगा तो थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, इस तरीके से उनका नामकरण हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो अगर मेरी टोटल 4 इंस्टॉलमेंट थी, ये 3 रुपए वाली मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर थी तो मैं ये सेकंड कॉल को सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल बोल दूंगा। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल मतलब अब इसके बाद और कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, ये कॉल फाइनल कॉल है। तो 10 रुपए के भी मैंने टुकड़े कर दिए। पहले तो टोटल जो 50 लाख फंड चाहिए था उसको ब्रेक डाउन किया, एक शेयर वैल्यू कितनी बनाई, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या बनेंगे। उसके बाद एक शेयर वैल्यू जो बनाई उसको फिर से मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। अगर मुझे पैसा वन गो में नहीं चाहिए, अगर वन गो में चाहिए तो पूरा 10 रुपए एक ही बारी में मंगवा लूंगा। अगर वन गो में नहीं चाहिए तो ऐसे केस में मैं टुकड़ों में पैसे मांगूंगा, 2 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, इस तरीके से, राइट। और इनके नाम क्या रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो ये एक हमारी छोटी सी डिस्कशन थी शेयर्स को लेकर। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है, आपको इस चैप्टर में बेसिकली इन सब चीज़ों की अकाउंटिंग सीखनी है। अब अगर आप किसी इस तरह की कंपनी में हो जहां पर शेयर्स इशू किए जाते हैं और इस तरीके से पैसा मांगा जाता है, तो आपको इसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए, इसकी अकाउंटिंग पता होनी चाहिए कैसे होती है। एप्लीकेशन मनी आएगी तो क्या होगा, अलॉटमेंट मनी आएगी तो क्या होगा, क्या कैसे जर्नल एंट्रीज की जाएंगी, और फिर आगे चल के हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखेंगे। आगे चल के किन्हीं लोगों ने पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ज़्यादा एक्सेस पैसा आ गया जब लोगों ने ज़्यादा एप्लीकेशंस, ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी, इस ज़्यादा पैसे का क्या किया जाएगा, राइट। इन सब की डिस्कशन हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो ये हमारी कुछ शेयर्स को लेके इंट्रोडक्शन थी।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।